गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नहटा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक शीर्षक राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक या हमारा शीर्षक संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अध्ययन का बिंदु रहेगा संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसमें हमने पहला जो अध्ययन था, पहला जो हमने अध्ययन किया था सरकार के प्रकार, सरकार की शासन व्यवस्था, सरकार किन किन प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, इसका हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमारा सरकार की दो प्रकार की शासन व्यवस्था की बात की थी, अध्यक्षात्मक तथा संस्थात्मक। हमने शासन के भी दो प्रकारों की बात की थी, लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र। विश्व के अधिकांश देशों में आजकल लोकतंत्र का चलन है। लोक सरकार के फिर हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि सरकार के 3 अंग सरकार चलाती है। उन 3 अंगों की कार्यप्रणाली के आधार पर के आधार पर हमने यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करती है। वो जो पद्धति है वो अपनी अध्यक्षात्मक पद्धति है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित होती है। वो जो हमारी पद्धति है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की बात की, हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण की बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्थात्मक शासन व्यवस्था के दोष। हमारा टॉपिक है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। हमारा टॉपिक चल रहा था संस्थात्मक शासन व्यवस्था। अब हम आज जो हमारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था का टॉपिक है वो दोष। हमने गुणों विशेषताओं का अध्ययन किया। बहुत सारे गुण विशेषताएं होने के बाद भी हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था में बहुत सारे दोष भी नजर आते हैं, अवगुण भी नजर आते हैं, इसकी हानियां भी होती है। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि शासन के 2 रूप लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र। हमने बात की थी शासन के 2 रूपों में बात की थी। एक था हमारा लोकतंत्र, दूसरा था हमारा अधिनायक तंत्र। फिर हमने लोकतंत्र में भी सरकार के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, इसके आधार पर, इनकी कार्य करने की पद्धति के आधार पर हमने सरकार लोकतंत्र में भी 2 प्रकार की बात की, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित हो। वो जो शासन व्यवस्था है वो है हमारी संस्थात्मक, अर्थात जिसमें ये दोनों अंग पृथक कार्य करते हैं, वो हमारी व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? अध्यक्षात्मक। तो इस प्रकार संस्थात्मक शासन व्यवस्था की हम दोषों की बात करते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के हम दोषों की बात करते हैं तो हमारे जैसे हमने बात की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सभी की शक्तियां अलग अलग होती है, तो इसको हम बोलेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसमें पालन किया जाता है? अध्यक्षात्मक। और संस्थात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। पहला दोष, पहली हानि, शक्ति
पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें कोई भी अंग, कोई भी सरकार का अंग दूसरे अंग में हस्तक्षेप न करे। और इस सिद्धांत के अनुसार जो सरकार के शासन चलाने के अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सभी अलग अलग हाथों में रहने चाहिए। लेकिन संस्थात्मक शासन प्रणाली में इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध है, क्योंकि इस संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित होती है। दूसरा है दलीय तानाशाही का भेद। दलीय तानाशाही का भेद। दलीय तानाशाही का भेद। दलीय तानाशाही का भेद है संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो संपूर्ण शक्ति है वो जनता के हाथ में नहीं रहती। हम कहने को तो ये कहते हैं कि जनता का शासन, परंतु वो सरकार बनने के बाद वो शक्ति जनता के हाथ में नहीं रहती, एक दल विशेष के हाथ में रहती है। जिस दल विशेष को बहुमत होता है, जो दल विशेष सरकार चलाता है। व्यवस्थापिका में लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था में इन दोनों अंगों, इन दोनों विभाग है, ये दो सरकार के अंग है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, दोनों एक राजनीतिक दल में निहित हो जाती है। क्योंकि जिस दल को बहुमत होता है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निर्माण करता है, और वो राजनीतिक दल जिसके पास दो सरकार के अंग प्राप्त हो जाएंगे, वो राजनीतिक दल मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर वह राजनीतिक भ्रष्ट उपायों को अपनाकर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयत्न भी करता है। तीसरा जो दोष है, तीसरी जो हानि है, तीसरा जो दोष है, तीसरी जो हानि है, जो हमारा मुख्य नुकसान है, वो है निर्बल शासन। निर्बल शासन। निर्बल शासन। संस्थात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो। राज्य के प्रशासन के लिए ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तरदायी हो, जिसके हाथ में सारी शक्ति हो। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, लेकिन सभी मंत्री अपने अपने विभागों के स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय करता है। शासन में इस निर्बलता के कारण, इस कमजोरी के कारण आवश्यक निर्णय लेने में काफी देरी लग जाती है। टाइम, इतनी सारी पेचीदगियां हैं कि एक निर्णय लेने में वर्षों लग जाती है। निर्णय में दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास सत्ता होने से, बहुत सारे लोगों से निर्णय क्रॉस करने से, बहुत सारे लोगों के पास निर्णय लेने की पावर जाने से परिणाम क्या होता है? निर्णयों को गुप्त रखने में कठिनाई होती है। शासन की यह निर्बलता युद्ध तथा अन्य संकटकालीन अवसरों पर असहनीय हो जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में निहित होने के कारण शासन में यह निर्बलता नहीं रहती। नंबर 4, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई। जैसा हम भारतीय राजनीति में देख चुके हैं, जैसा हम भारतीय राजनीति में समझ चुके हैं कि छठी तथा सातवीं जो हमारी लोकसभा थी, छठी तथा सातवीं जो लोकसभा थी, चौथी जो हानि है, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण यह है, एक विशेषता यह है कि इसमें बहुदलीय शासन है, बहुदलीय सरकार है। बहुदलीय सरकार होने के कारण
बहुदलीय सरकार होने के कारण, बहुदलीय शासन व्यवस्था इसका गुण होने के कारण कई बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इसलिए एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सरकार के निर्माण में कठिनाई आती है और व्यवस्थापिका में बहुत सारी बार एक दल को बहुमत नहीं मिलने से तोड़ फोड़ के आधार पर मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, किंतु मंत्रिमंडल के विघटन के आसार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के दल है, अलग अलग लोग हैं, तो इस आधार पर उनमें विघटन के आसार रहते हैं, सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती। चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारतीय संघ में विभिन्न राज्यों में कठिनाइयां प्रत्यक्ष देखी गई। इसके कारण बहुमत जुटाने के लिए सभी वरिष्ठ साधनों का प्रयोग किया गया। राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को दलीय राजनीति में घसीट लिया गया, दलीय राजनीति में शामिल कर लिया गया। राज्य का औपचारिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल को वहां सरकार गिरती है तो स्थानीय सरकारें, राज्य सरकार ये कहती है कि संघीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर लेते हैं। ये बहुदलीय सरकार की सबसे बड़ी कठिनाई है। नंबर 5, कार्यपालिका की अस्थिरता। कार्यपालिका की अस्थिरता। निर्बल शासन है, दलीय तानाशाही है और बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण, बहुदलीय शासन होने के कारण इसमें कार्यपालिका अस्थिर रहती है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक नहीं रह पाता। बहुत सारी बार व्यवस्थापिका सदन में अपना बहुमत खो देती है और सरकार गिर जाती है, और व्यवस्थापिका के गिरते ही कार्यपालिका भी गिर जाती है। कार्यकाल के इस अस्थिरता के कारण मंत्रीगण ऐसी योजनाएं की कार्यान्वित करने में उत्साहित नहीं हो पाते जिन्हें कार्यान्वित करने में काफी समय की आवश्यकता होती है। जिस देश में छोटे छोटे राजनीतिक दल हो वहां मंत्रिमंडल में जल्दी परिवर्तन के कारण शासन कार्य असंभव हो जाता है। 1950 से 1958 तक फ्रांस में और चौथे आम चुनाव 1967 से 1972 तक भारत के जो बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह बात देखी गई। गत 3 वर्षों में भारत में केंद्रीय स्तर पर भी ये स्थिति बनी हुई रही। हमने देखा 96 से 97 तक 13 महीनों में 3 सरकारों का गठन किया गया। वाजपेयी सरकार 13 दिन की, देवगौड़ा सरकार और I.K. गुजराल सरकार। यानी इस प्रकार की स्थितियां कार्यपालिका में अस्थिरता देखी गई। नंबर 6, नीति में ऐच्छिकता और अनुरूपता नहीं। नीति में ऐच्छिकता तथा अनुरूपता नहीं। नीति में ऐच्छिकता तथा अनुरूपता नहीं। शासन की अस्थिरता नीति की ऐच्छिकता तथा अनुरूपता नष्ट हो जाती है। जो शासन योग्यतापूर्ण चलाने की आवश्यकता होती है, संभावना इसी बात की रहती है कि नया मंत्रिमंडल अपने जो पूर्व की सरकार है, अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा बनाई गई नीति है, उसके विपरीत ही कार्य करेगा। नंबर 7, असक्षम व्यक्तियों का शासन। असक्षम व्यक्तियों का शासन। असक्षम व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि संस्थात्मक शासन में प्रधानमंत्री द्वारा जिस मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है वो मंत्रिपरिषद विभागीय योग्यताएं तथा अन्य योग्यताओं पर निर्माण नहीं किया जाता।
बल्कि मंत्री परिषद का निर्माण इस आधार पर निर्माण किया जाता जाएगा कि उसकी राजनीतिक दल में क्या स्थिति है, उसकी लोकप्रियता क्या है। लेकिन जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना एक बात अलग है, जबकि उत्तम शासक होना उसके विपरीत दूसरी बात है। अनेक बार मंत्री स्वयं के संबंधित विभाग के संबंध में भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते और संबंधित मंत्री के इस अज्ञान के कारण संपूर्ण सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ जाती है, संपूर्ण सत्ता सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ जाती है। नंबर 8, मंत्री परिषद के अधिनायकवाद। मंत्री परिषद के अधिनायकवाद, मंत्री परिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। मंत्री परिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात यह है कि मंत्री परिषद संस्थात्मक शासन व्यवस्था में अधिनायक हो जाता है, मनमाना शासन करता है। वर्तमान समय में आजकल हमें देखने को मिलता है, शासन की यह प्रवृत्ति देखने को मिलता है कि संपूर्ण राज शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली मात्र रह जाती है। सैद्धांतिक दृष्टि से जहां व्यवस्थापिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना चाहिए, वहां व्यवहार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। नेता होने के कारण प्रधानमंत्री का अपने दल पर विशेष नियंत्रण होता है और विरोध करने पर असहयोगी सदन को राज्य के प्रधान में अपने दल में विशेष निमंत्रण होता है और विरोध करने पर असहयोगी सदन के राज्य के प्रधान में अपील करते हैं असदन प्रधान में। इस प्रकार व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रहता। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण करने के कारण ये जो मंत्री परिषद है ये अधिनायक बन जाता है और अधिनायक बनने से उसमें तानाशाही आ सकती है। नंबर 9, शासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं। शासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं। शासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के संबंध होने के कारण मंत्रियों का बहुत ज्यादा समय कानून निर्माण में चला जाता है। इसके अंतर्गत मंत्री परिषद का जीवन लोकप्रियता पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए उन्हें अन्य अनेक कार्य करने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते और यथोचित ध्यान नहीं देने के एवज में स्टीजिक ने लिखा है, स्टीजिक कहते हैं कि मंत्रियों को कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है उसको इतने अधिक कार्य करने होते हैं कि कार्यपालिका से संबंधित ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते, कार्यपालिका से संबंधित ठीक कार्य नहीं कर सकते। 10वां है उग्र राजनीतिक दलबंदी। उग्र राजनीतिक दलबंदी। उग्र राजनीतिक दलबंदी इस शासन व्यवस्था की, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें उग्र राजनीतिक दलबंदी पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय सक्रिय होते हैं, केवल जब चुनाव लड़ते हैं तभी वो सक्रिय होते हैं, कि हमें चुनाव लड़ना है और इस दल से चुनाव लड़ना है। किंतु संस्थात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति प्राप्त करने की आशा से राजनीतिक दल सदैव अत्यधिक सक्रिय रहते हैं।
सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के साथ चलते हैं, विपक्ष के लोग सत्ता के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में सत्ता हटाने के लिए सदैव एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जिससे सारा वातावरण खराब हो जाता है। ब्राइस मोदिया ने इस संबंध में लिखा है, यह प्रथा दलबंदी की भावना को बढ़ावा देती है। कौन सी प्रथा? संस्थात्मक शासन व्यवस्था। यह प्रथा दलबंदी की भावना को बढ़ाती है, सदैव तिरोत्तम बनाए रखती है। यदि राष्ट्र के सम्मुख नीति संबंधी विषय न हो तो पद प्राप्त करने के लिए भी लड़ाई बनी रहती है। एक दल के पास पद होता है, दूसरा दल इसे लेने की इच्छा करता है, तो इसलिए उनके पास झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि पराजित होने के शीघ्र बाद हारा हुआ दल विजेताओं को हटाने का अभियान शुरू कर देते हैं, इसलिए उग्र राजनीति का जन्म होता है। नंबर 11, संकट काल में कार्यपालिका की निर्भरता। संकट काल में कार्यपालिका की निर्भरता। संकट काल में कार्यपालिका की निर्भरता। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा दोष यह है कि जब धारा 352, 356 या 360 किसी भी स्थिति में संकट काल देश या राज्य में लागू हो तो कार्यपालिका निर्बल हो जाती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था युद्ध या अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल हो जाती है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता, वरना उसे इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन की आलोचनाएं भी सहन करनी पड़ती है, और ये आलोचनाएं मंत्रिपरिषद के कार्य में बाधक होती है। इसके अतिरिक्त संस्थात्मक शासन में मंत्रिमंडल सदस्यों को अपनी पदच्युति का भय रहता है। इसके कारण वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार। मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार। मंत्रिमंडल में सीमित सदस्य होते हैं कार्यपालिका में, किंतु कई बार गठबंधन की सरकार के परिणाम स्वरूप गठबंधन दलों को संतुष्ट करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ जाता है। ऐसा हमने 1999 की सरकार में देखा, उसमें 115 मंत्री थे। वर्तमान समय में संस्थात्मक शासन का एक और दोष यह देखा जाता है, वह यह है कि संसदीय शासन वाले प्रत्येक देश में मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार, भारतीय संघ के अनेक राज्यों में मंत्रिमंडलों का आकार बहुत अधिक बढ़ा है, जिससे एक और तो प्रशासनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर शासन का उचित रूप से संचालन भी संभव नहीं हो सकता। निष्कर्ष रूप में हमें संदेह नहीं है कि संस्थात्मक व्यवस्था में कुछ दोष है, परंतु यह तथ्य है, यह बात सही है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक से अधिक प्रजातांत्रिक है और इसमें सरकार जनता के प्रतिनिधियों, अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होने के कारण कार्य करती है। यदि एक देश में स्वस्थ तथा सुदृढ़ दलीय व्यवस्था विद्यमान हो, अच्छी दलीय व्यवस्था विद्यमान हो, तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सफलताओं को हम नकार नहीं सकते। इस प्रकार हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का टॉपिक पूर्ण कर दिया। कल जो हमारा रहेगा वो अध्यक्षात्मक रहेगा। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में हमने कौन कौन से टॉपिक किए? संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में हमने जिन टॉपिकों का अध्ययन किया, जिन शीर्षकों में अध्ययन किया, हमने एक तो किया था शासन के प्रकार। शासन के प्रकार पहला टॉपिक हमारा था शासन के प्रकार। दूसरा था शासन के प्रकारों में संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक
शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप। और अंतिम जो हमारा टॉपिक था संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, विशेषताओं का वर्णन हमने कितने टॉपिकों में किया? 6 में। विशेषताओं का वर्णन हमने कितने टॉपिकों में किया? 6 में। फिर से हमारे गुणों का वर्णन हमने कितने टॉपिकों में किया? गुणों का हमने वर्णन किया 8 में। और फिर के हमारे दोष से संबंधित जो टॉपिक है उसका अध्ययन हमने आज किया 12 टॉपिकों में। अंतिम था हमारा निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है। पर बात यह है कि सूत्रदल और वैचारिक दल यानी हमने इन टॉपिकों में संस्थात्मक शासन व्यवस्था में किया, शासन के प्रकार, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, विशेषताएं, गुण और दोष और निष्कर्ष। दोष हमारे कौन से है? दोष में जो एक आता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध। इसमें शक्ति पृथक्करण अलग अलग दलों को अलग अलग शक्ति नहीं है। दूसरी दलीय तानाशाही का भेद। तीसरा निर्बल शासन। चौथा बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई। पांचवा कार्यपालिका की अस्थिरता। और छठा नीति में अक्षमता तथा अनुकूलता नहीं। सातवां असक्षम व्यक्तियों का शासन। आठवां मंत्री परिषद में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। नौवां शासन कार्य के उचित ध्यान नहीं। 10वां उग्र राजनीतिक दलबंदी। 11वां संकट काल के कार्यकाल की निर्भरता। 12वां मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार। हालांकि वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या व्यवस्थापिका का 15% तक दी गई है। इससे ज्यादा मंत्रियों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था का यह दोष है कि मंत्री परिषद का बढ़ता आकार। नेक्स्ट जो हमारा अंतिम पॉइंट था वो निष्कर्ष। वो क्या था? निष्कर्ष। इस प्रकार हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। नेक्स्ट जो कल का टॉपिक रहेगा वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का रहेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।